Hello students, welcome to Quick Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 10 of economics, that is banking. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। डिफाइन कमर्शियल बैंक। ओके, कमर्शियल बैंक्स को डिफाइन करें। जैसे हमें पता है बैंक्स यूजुअली एक इकोनॉमी में दो तरह के होते हैं, एक होता है कमर्शियल और एक सेंट्रल। कमर्शियल बैंक की क्या डेफिनेशन होती है? कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म द फंक्शंस of accepting deposit from public and making loans and investment with the motive of earning profit, है ना। तो एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कमर्शियल बैंक जो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, जहां पे वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है पब्लिक से और लोन्स देती है और इन्वेस्टमेंट करती है, जहां पे कमर्शियल बैंक्स का मेन एम क्या रहता है? प्रॉफिट्स को अर्न करना। ठीक है, तो सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका मेन एम यही रहता है कि एट द एंड उनको प्रॉफिट अर्न करना है। वो पब्लिक से, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, उनको लोन देती है और इन्वेस्टमेंट्स करती है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। डिफाइन मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। When the primary cash deposit in the banking system leads to multiple expansion in total deposit, it is known as money multiplier. तो क्या होता है मनी मल्टीप्लायर? यानी कि जो प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स होता है, यानी कि जो इनिशियल कैश डिपॉजिट्स बैंक रिसीव करते हैं सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स, और उन डिपॉजिट से मल्टीपल एक्सपेंशन हो जाता है टोटल डिपॉजिट्स में से, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। यानी कि कोई एक इनिशियल छोटा सा डिपॉजिट आया, लेकिन उस डिपॉजिट से जो बैंक मनी मल्टीप्लायर का जो फंक्शन है उससे वो डिपॉजिट काफी ज्यादा बढ़ेगा, तो इसी प्रोसेस को हम मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को डिफाइन करें। द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्रीज मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ऐसी इंस्टीट्यूशन जो ऑन टॉप आती है पूरे के पूरे कंट्री के एक मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर। द डिजाइन एंड द कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी इज इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डिजाइन एंड कंट्रोल करना, डिजाइन एंड कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हर एक कंट्री के यूजुअली एक सेंट्रल बैंक होता है ना। जैसे इंडिया का जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट? इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर पर्पस ऑफ लोन। तो कमर्शियल बैंक को जब सेंट्रल बैंक पैसा लेंड करता है किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट। और इसमें यूजुअली कोई कोलैटरल इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है ना, जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड यूजुअली ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक, है ना। तो क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में? इसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और बॉन्ड्स को। कौन करता है कंडक्ट? इसको यूजुअली सेंट्रल बैंक करता है ओपन मार्केट में। और कौन खरीदने आता है? फर्म्स, इंडिविजुअल्स एंड जनरल पब्लिक जो है इसको खरीदते हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज को। यूजुअली जो कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है वो यूजुअली परफॉर्म करता है फंक्शन जिससे कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। सिक्स्थ है व्हाट इज मेंट बाय कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो रिफर टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ आवर बैंक, है ना। कैश रिजर्व रेशियो जो है मिनिमम परसेंटेज होता है बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स का, जो उनको किसके पास रखना पड़ता है? कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। टोटल डिपॉजिट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। It refer to minimum percentage of net total demand and time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves। ठीक है, तो दो तरह के यूजुअली रिजर्व रेशियो होते हैं। एक हमारा अगर हम मेन हेड पे इसको डिफाइन करना चाहें तो आपका होता है वो LRR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो दो हेड्स में डिवाइडेड है। एक है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो यूजुअली जो रेशियो होता है, जो एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का अपने पास रखना होता है, उसको हम लीगल रिजर्व रेशियो ही बोलते हैं। ये लीगल रिजर्व रेशियो जो है फर्दर दो और अलग अलग रेशियोज में डिवाइड रहता है। एक आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, आप यहाँ पे इसको याद रखते हैं C फॉर सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है डिपॉजिट। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आप S फॉर सेल्फ यानी खुद, है ना। तो ये जो ये वाला डिपॉजिट रहता है या रिजर्व रहता है, ये कमर्शियल बैंक से खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, है ना, व्हिच कुड बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसलिए यहाँ पे वो आप देख सकते हैं आपको दिया है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। आगे जाके आप देख सकते हैं कि LRR जो टर्म है वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। LRR के दो पार्ट्स हैं, SLR और CRR।
It referred to minimum percentage of net total demand in time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves. खुद के पास जो रखना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. नेक्स्ट है, व्हाई आर द बैंक्स रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व, यानी कि बैंक्स को क्यों हमेशा, है ना, जैसे आपको पता होगा बैंक्स जो होते हैं वो टोटल डिपॉजिट से एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट जो है अपने पास हमेशा रखना पड़ता है. तो ऐसा क्यों, है ना, क्वेश्चन का यहाँ पर वही सवाल है, व्हाई आर बैंक्स रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व. इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन. द बैंकिंग एक्सपीरियंस हैज रिवील्ड दैट नॉट ऑल डिपॉजिट्स अप्रोच the bank for withdrawal of money at the same time and also that normally they withdraw a fraction of deposit. यानी कि बैंकिंग एक्सपीरियंस से पता चला है कि सारे के सारे जो कस्टमर्स रहते हैं जो अपने डिपॉजिट लेने एक बार में नहीं पहुंचते हैं, राइट. और अगर कोई पहुंचता भी है तो वो एक बार में पूरे डिपॉजिट्स नहीं निकालता, बल्कि एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट जो है उसको विड्रॉ करता है. इसलिए जो बैंक्स है उनको सारे का सारा जो पैसा है उसको अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, वो बस एक छोटा सा फ्रैक्शन भी अगर अपने पास रखें तो काम चल जाएगा. सेकंड है, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट, यानी कि एक तो सारे लोग एक बार में पैसे लेने आ भी नहीं रहे हैं और साथ साथ में कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट्स लगा ही रहता है, यानी कि रोज उनके पास कहीं ना कहीं हमेशा नए डिपॉजिट्स आते रहते हैं. देयरफॉर टू मीट द डेली डिमांड विड्रॉल ऑफ कैश इट इज सफिशिएंट फॉर बैंक्स टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ऐसा कैश रिजर्व, यानी कि जो डेली डिमांड है विड्रॉल ऑफ कैश की उसको वो मीट कर सकता है काफी इजीली, बिकॉज रोज नए डिपॉजिट्स आ भी रहे हैं और काफी सारे लोग जो है बस वही फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट से निकालते हैं इसलिए. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सपोज ऑल द कस्टमर ऑफ अ कमर्शियल बैंक डिमांड फॉर देयर डिपॉजिट एट द सेम टाइम, देन हाउ डज सेंट्रल बैंक हेल्प द कमर्शियल बैंक इन दिस सिचुएशन, है ना. तो अब यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि एक दिन सारे के सारे कस्टमर्स जो है पहुंच गए बैंक अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, है ना, और जैसे कमर्शियल बैंक जो है वो बस एक स्मॉल परसेंटेज ही रखते हैं अपने पास एज कैश डिपॉजिट, तब जाके फिर कमर्शियल बैंक जो क्या करेंगे अगर सब लोग एक बार पहुंचे और सब लोग अपना पैसा डिमांड कर रहे हैं. As a banker to the bank, the central bank act as a lender of the last resort. तो आपको पता होगा कि सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है क्या, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, है ना, यानी कि आखिर में अगर कमर्शियल बैंक प्रॉब्लम में फंसा है तो उसको कौन बचाएगा, उसको बचाएगा सेंट्रल बैंक, है ना. In other words, in the case commercial bank fail to meet their financial requirement from other sources, they can as a last resort approach to the central bank for loans and advances. यानी कि अगर कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल नीड्स को नहीं मीट कर पाता तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेगा और सेंट्रल बैंक से लोन्स एंड एडवांसेस ले लेगा. The central bank assists such banks through discounting of approved securities and bills of exchange. Usually वो approved securities और bills of exchange के थ्रू वो पैसा जो है बैंक्स को दे देता है ना. तो अगर आपके सवाल का जवाब दिया जाए कि हाँ अगर सब लोग एक बार पहुंच भी गए एक बार को, है ना, अगर ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है अगर पॉसिबल होती भी किसी दिन, तो कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इशू ऑफ करेंसी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और एक्सप्लेन द बैंक इशू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक का जो इशू ऑफ करेंसी है उस फंक्शन को एक्सप्लेन करें. द सेंट्रल बैंक हैज अ सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स. कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू करेंसी नोट्स. करेंसी नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर द लीगल टेंडर मनी, है ना. तो सोल मोनोपोली यानी सिर्फ और सिर्फ इसी सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी है करेंसी नोट्स को इशू करने की, है ना. सेंट्रल बैंक के अलावा और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, जैसे कमर्शियल बैंक जो है वो करेंसी को इशू नहीं कर सकते हैं. करेंसी नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर लीगल टेंडर मनी, और जो वो करेंसी नोट्स इशू करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, लीगल टेंडर मनी. Legal tender money is one which every individual is bound to accept by law in exchange for goods and services in discharge of debt, है ना. क्या होता है लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी सिर्फ एक होता है कंट्री के अंदर जहां पे हर एक इंडिविजुअल को वो लीगल टेंडर मनी एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाय लॉ इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ डेट्स, यानी कि अपने डेट्स को डिस्चार्ज करने के लिए भी. सेंट्रल बैंक हैज एन इशू डिपार्टमेंट व्हिच इज सोली रिस्पांसिबल फॉर द इशू ऑफ नोट्स, है ना. तो सेंट्रल बैंक के पास एक इशू डिपार्टमेंट होता है जो सोली रिस्पांसिबल रहता है इन नोट्स को इशू करने के लिए. However, the monopoly of central bank to issue the currency notes may be partial in certain countries, है ना. तो जो मोनोपोली है सेंट्रल बैंक की कुछ कंट्रीज में चेंज हो सकती है ना. अगर आप देखें कि कंप्लीटली सेंट्रल बैंक के पास पूरी अथॉरिटी नहीं रहती शायद सारे के सारे नोट्स पर करने के, तो इसलिए पार्शियल हो सकती है कुछ कंट्रीज में. एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है. तो यहाँ पे भी एक स्लाइट पार्शियलिटी है कि जो 1 रुपी नोट है इंडिया में और सारे के सारे कॉइन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वही इशू करता है, और एंड ऑल अदर नोट्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बाकी के फिर जो सारे नोट्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है. तो यहाँ पे स्लाइट एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए.
ओके, सो आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे हो वो आपको समझ में आए हो। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी सेम मैनर में बाकी चैप्टर्स को भी कवर करा है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो डाउनलोड द फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।